हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का देखने जाएंगे। ये ग्रामर का पार्ट 2 है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो देख लिया था पार्ट 1 ग्रामर का, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन किया था। अगर आपने अभी तक वो ग्रामर की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें हमने 60 क्वेश्चन 1 से लेकर 60 क्वेश्चन किया था। आज से हम 60 से आगे देखेंगे। ओके, और अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों की कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम ग्रामर का भी कराइए, तो ग्रामर इधर आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस सेट भी चलेगी बीच बीच में। अभी रेगुलर नहीं चलेगी क्योंकि अभी हम मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो वो मॉडल पेपर वो चलेगा रेगुलर, और इसको भी हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। ओके, लेकिन ये चलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। आपके ग्रामर की वीडियो टिल एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, प्रैक्टिस सेट की और आपके मॉडल पेपर की भी। ओके, लेट्स बिगिन। जैसे कि हमने 60 क्वेश्चन कर लिया था, आज हम 61 से करेंगे। तो 61 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पैथेटिक प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज। जो इम्पैथेटिक प्रोनाउंस है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जो इम्फेसाइज के लिए जाना जाता है। इम्फेसाइज मीन्स क्या होता है? जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देना। जैसे मैंने खुद ये काम किया है, तो आई माई सेल्फ, मैंने ये काम किया है, अपने आप पे जो सब्जेक्ट पे जोर देता हो उसी को बोलते हैं इम्पैथेटिक प्रोनाउन, इम्फेसाइज। तो इसका दूसरा नाम क्या है और किस नाम से हम जानते हैं? तो पहला ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के रूप में हम इसको जानते हैं। इम्पैथेटिक या इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग मतलब जोर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सी हर सेल्फ सेज सो। हेयर इन द सेंटेंस हर सेल्फ इज यूज्ड एज। यहाँ पे जो कह रहा है कि सी हर सेल्फ सेज सो, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि जो हर सेल्फ है ये किस रूप में यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? प्रोनाउन है। लेकिन ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका ये हर सेल्फ आया है, और सी का आपका इम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर सेल्फ ही हो जाएगा। तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हर सेल्फ कैसा यूज हुआ है, किस रूप में यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आपका पहला ही हो जाएगा, इम्पैथेटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? इम्पैथेटिक प्रोनाउन। कि जो आपका इम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है ना, वो आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। आप इम्पैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का या इम्पैथेटिक प्रोनाउन का, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल भी आपको सेम ही मिलेगा। वही हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, आवर सेल्वेज हो गया, यही। और इम्पैथेटिक प्रोनाउन का भी आपका एग्जाम्पल यही है। तो हम पहचानेंगे कैसे इम्पैथेटिक और रिफ्लेक्सिव? तो सिंपली है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका इम्पैथेटिक प्रोनाउन आता है। अगर ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आ जाए, जैसे हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, और ये सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता ही है। ही है तो हर सेल्फ होगा, सॉरी ही है तो हिज सेल्फ होगा, आपका शी है तो हर सेल्फ होगा, वी है तो अवर सेल्वेज हो जाएगा, दे है तो दिम सेल्वेज, आपका यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है यहाँ पे, तब ये क्या हो जाएगा? तब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? ये इम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ब के बाद आ रहा है या ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, यही चीज़ है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यही फ़र्क है, दोनों को पहचानने का तरीका यही है, आप इसको पहचान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है हर सेल्फ किसके रूप में, तो हर सेल्फ क्या है? एक इम्पैथेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया ना, यानी कि सब्जेक्ट पे ही वो जोर दे रहा है, इम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन आर थिंग। ये जो प्रोनाउन है ये रेफर करता है किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, इन अ जनरल वे, एक जनरल वे में। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। ये किसी भी पर्सन को, ये किसी एक पर्सन या किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर रेफर नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को ये रेफर करता है, ये जो प्रोनाउन है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को रेफर कर रहा है या पर्टिकुलर कोई चीज़ को रेफर कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड, ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं? मतलब वो प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन को
रेफ़र कर रहा हो, किसी भी चीज़ को रेफ़र कर रहा हो, ना कि पर्टिकुलर पर्सन को कर रहा हो। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जहाँ पे हमको नाउन मतलब जहाँ पे हमको सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन का पता नहीं रहता है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता रहता, तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। मतलब वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये रेफ़र नहीं करता, बल्कि किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को ये रेफ़र करता है, तो वो आपका इंडेफिनिट। और जब बात कर लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज़ को ये रेफ़र करता है, तो वो आपका डेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। यहाँ पे क्या कह रहा है? वन, पहला क्या कह रहा है? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब हर किसी को अपना ड्यूटी करना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? नन बट अ फूल विल डू इट। आगे क्या कह रहा है? तीसरा, सम आर बॉर्न ग्रेट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में वन, नन और सम आर यूज्ड। ये जो वन है, नन है और सम है, किसके रूप में यूज हुए हैं इस सेंटेंस में? यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब किसके रूप में? यहाँ पे तीनों क्या है, किसके रूप में यूज हुए हैं? तो किसके रूप में यूज हुए हैं हमारे? पहले देख लेते हैं हम। आप देख लिए यहाँ पे मस्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट क्या है आपका? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले वन आया। वन मतलब किसी भी पर्सन की बात कर रहा है, कहीं डिफिनिट नहीं दिख रहा है। नन भी है, ये सब्जेक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नन मतलब कोई नहीं, तो यहाँ पे भी पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा है। सम भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा, सम कोई, मतलब सारे पर्सन उसमें आ जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा। तो ये सारे ये प्रोनाउन तो है, ये वन, नन और सम, ये तीनों प्रोनाउन है, लेकिन कौन से प्रोनाउन है ये बताना है हमको। तो यहाँ पे हमको कहीं भी एग्जैक्ट बताया नहीं है। सम और बॉर्न ग्रेट, मतलब कुछ ऐसे ग्रेट पैदा होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा है, कुछ सब की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, आई विल टीच यू वन डे। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, आई विल टीच यू वन डे। हेयर द यूज ऑफ सम एंड वन। यहाँ पे जो वन यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में सम यूज हुआ है, इस सेंटेंस में वन यूज हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे जो है सम यूज हुआ है और यहाँ पे वन यूज हुआ है। तो किसके रूप में यूज है? मतलब यहाँ पे पूछ रहा है सिंपली कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यहाँ सम की और यहाँ वन की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि सेंटेंस में जो सम और वन यूज हुआ है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पहले देख लेते हैं कैसे होगा ये। जैसे बॉयज़ क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले आपका क्या आया है? सम। तो नाउन से पहले या तो आपका आर्टिकल आता है या तो एडजेक्टिव। आर्टिकल तो नहीं है यहाँ पे, ए एन डी आपको दिख नहीं रहा है, तो यानी कि वो तो आर्टिकल नहीं है, बचा क्या? एडजेक्टिव। तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है? डे क्या है? नाउन है, उसके पहले ये वन आया है, तो ये भी क्या हो गया? या तो आर्टिकल होगा या तो आर्टिकल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तब हमको बताना है कि सम और वन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, ईच, इधर एंड नीदर रेफर टू पर्सन आर थिंग वन एट टाइम। जो आपके ईच है, इधर है और नीदर हैं, ये किसी पर्सन्स को एक ही टाइम पे क्या करते हैं? रेफर करते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये जो ईच, इधर, नीदर, ये हमेशा क्या करते हैं? सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ईच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, इसमें और भी जोड़ लेते हैं, वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया। इन सब के बाद नाउन कैसे आते हैं? प्लूरल नाउन आते हैं। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दे आर कॉल्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं? ईच, इधर, नीदर, ये सारे क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा। ये सारे ना प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट। और यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि अगर ये जैसे ईच ऑफ देम आते हैं, ईदर ऑफ देम आ गया, नीदर ऑफ देम आ गया, तो ये तब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? बीच में ऑफ हो गया ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ईच ऑफ देम, ठीक है, बीच में ऑफ आया, प्रेपोजिशन आया, तब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईच ऑफ देम में ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तब क्या बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पे ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच
प्रोनाउन हो जाएगी, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव इसको कभी मत बताइए, बीच में आपका ऑफ आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और पूछ लें, ईच पर्सन, ईच पर्सन, अब पर्सन यहाँ पे नाउन है, ईच यहाँ पे आ गया। अब बताओ यहाँ पे ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तब यहाँ पे हमको क्या करें, यहाँ पे कहीं ऑफ और बीच में प्रेपोजिशन नहीं है, तो पर्सन हम सिंपली याद कर लेंगे कि पर्सन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले ईच ये आया है, ये क्या है, आर्टिकल तो हो नहीं सकता, तो ये बचा क्या, एडजेक्टिव। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई। तो यहाँ पे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ देम आ जाए, जैसे बीच में आपका प्रेपोजिशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है, ईच हो गया, इधर निधर, वन, तो अगर बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है तब तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। लेकिन अगर प्रेपोजिशन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कोई पर्सन आ रहा है, मतलब डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है, तो वहाँ पे हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस था। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग पक्का कर लीजिए। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है आप लोग पूछिए ज़रूर, कमेंट सेक्शन में पूछ ले कि मैम कैसे यहाँ पे कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो आप लोग वहाँ पे जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता हो तो पूछ लीजिए करें। ओके, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, तो उसको आपको वो पोर्शन आपको ना कंप्लीट होना चाहिए कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पाते हैं कि नहीं। मेन क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहचानना, कि आप उसको फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नहीं। एक ही सेंटेंस, एक ही नाउन कहीं बन जाता है एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव कहीं बन जाता है नाउन, कहीं वर्ब बन जाता है। तो ये चीज़ें हमको पहचाननी होगी कि कहाँ वो वर्ब बनता है, कहाँ नाउन बनता है, कहाँ एडजेक्टिव बनता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, हु एवर, हुज, हुज एवर, विच एवर, वट एवर, व्हाट्स ओवर आर द इंस्टेंस ऑफ, ये सारे किसके उदाहरण हैं, हु एवर, हुज एवर, विच एवर, ये सारे किसके उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन से प्रोनाउन है, तो आपके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सारे कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि कंजंक्शन को मतलब ये सारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, तो सेंटेंस को आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ता है। तो ये सारे प्रोनाउन तो हैं, लेकिन पूछ लिया जाता कि कौन सा प्रोनाउन है, तो आप याद रखिएगा ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वर्ब कहाँ से आई है, लैटिन वर्ड के किस वर्ड से बना है वर्ब, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा वर्बम। वर्बम से बना है, वर्बम के मतलब लैटिन वर्ड वर्बम से वर्ब आपकी आई है। नेक्स्ट, it is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject। doer क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है, an object, this verb is, मतलब एक वर्ब जो डिनोट्स करता हो किसको, एक एक्शन को करता हो, और जो किसी डोअर या सब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो, दिस वर्ब इज, इस वर्ब को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि एक वर्ब है जो एक्शन का काम करता है, वर्ब ही एक्शन दिखाता है, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव की, इंट्रांसिटिव की, मॉडल की, ऑक्सिलरी। तो ऑब्वियसली हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या होता है, जैसे हमने कह दिया, पहले हम ट्रांसिटिव वर्ब समझते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कैसे पड़ती है। जैसे हमने कह दिया वह लिखता है, हमने कह दिया आपसे कि वह लिखता है, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, नहीं ना। आप तुरंत पूछेंगे कि क्या लिखता है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि क्या लिखता है, तो पूछ भी लेंगे, तो क्या का जवाब हमको देना पड़ेगा कि वह एक पत्र लिखता है। अब ये कंप्लीट सेंस हो गया, यानी कि वह लिखना जो आपका वर्ब है उसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो उसी को कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। समझ में आया ना। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कंप्लीट सेंस देता है। जैसे हमने बोल दिया वह डांस करती है, वह नाचती है, डांस करती है, तो आपसे अगर बोल दिया कि वह डांस करती है, तो आपके दिमाग में कुछ आया, क्या करती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या का जवाब अगर आपको मिल जा रहा है तब वो ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, क्या का जवाब नहीं मिल रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो आपका इंट्रांसिटिव। तो यहाँ पे हमने बोल दिया वह डांस करती है, आपके दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, वह डांस करती है, इसके आगे हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि क्या,
कुछ नहीं। तो ये यही आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, जिसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसका वर्ब ही पूरा कंप्लीट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था? ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। It is a verb that denotes an action which does not pass over an object. It expresses a state of being. This verb is. वही चीज़ यहाँ पे पूछ लिया कि एक वर्ब है जो डिनोट करता है एक्शन को जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये किसी स्टेट को एक्सप्रेस करता है, ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? अभी बताया, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है, जिसको आप सिंपली अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटेंस को पढ़िएगा, क्या का जवाब मिल जा रहा है तो वो आपका, अगर क्या का जवाब आपको मिल जा रहा है तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर क्या का जवाब मतलब क्या से कुछ सवाल आ ही नहीं रहे हैं, वो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट 71 का देखेंगे। आई रैन अ रेस, आई रैन अ रेस, आई स्लीप, आई रैन अ रेस, आई स्लीप। तीसरा क्या कह रहा है? देयर इज़ अ फ्लॉ इन मी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? हेयर द वर्ब्स रैन, स्लीप एंड शो। आई थिंक यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रैन है, जो स्लीप है, जो शो है, यहाँ पे क्या है, क्या शो कर रहा है? तो पहला देख लेते हैं, आई रैन अ रेस, मैंने रेस दौड़ा। तो यहाँ पे दौड़ने का काम हो रहा है ना, मूविंग, मतलब मूविंग काम हो रहा है, गति का काम हो रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला हमको क्या शो कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है। एक मिनट, पहला जो शो कर रहा है हमको, ये क्या शो कर रहा है हमारा? एक मिनट, तो पहला जो शो कर रहा है आई रैन अ रेस, मैंने रेस दौड़ा, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या? आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, तो ये एक स्टेट को शो कर रहा है, सोना एक स्टेट को शो कर रहा है। आगे कह रहा है देयर इज़ अ शो इन मी, तो ये बीइंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, एक्शन, स्टेट और बीइंग। ओके, एक मिनट, यहाँ पे जो कह रहा है तीसरा वाला, ये सही है अपनी जगह पे। तीसरा वाला कह रहा है जो इज है इसकी बात कर रहा है, इज क्या शो कर रहा है? तो इज वाकई में एक बी होता है, बी वर्ब होता है, ये बी इंग को शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, मूड्स इन ग्रामर आर, ग्रामर में जो मूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपका कह रहा है कि जो ग्रामर में मूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मूड्स क्या होते हैं ग्रामर में, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे क्या कहता है कि कोई भी टेंस का, कोई भी सेंटेंस का जो वर्ब है वो इंडिकेट करता है एक एक्शन को। जैसे वो मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस का वर्ब वो क्या करता है? एक एक्शन को इंडिकेट करता है, सही है। अब क्योंकि वर्ब के पास एक मूड होता है, उसी तरह वो इंडिकेट करता है स्पीकर के एटीट्यूड को, वही आपका मूड हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मूड्स इन ग्रामर आर, मूड्स ग्रामर में मूड्स क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी। डिफरेंट मूड्स आर मैनर्स, मतलब अलग अलग तरीके के मूड्स और मैनर होते हैं, विच अ वर्ब में बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। देखो वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि जिसमें एक वर्ब क्या करता है? एक एक्शन को एक्सप्रेस करने का काम करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इन्फिनेटिव इज द बेस ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय। जो इन्फिनेटिव है ये एक वर्ब की बेस है जो हमेशा क्या होती है? इन्फिनेटिव क्या है? तो हमेशा किसके साथ आता है? ये टू के साथ आता है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे अभी बोल दिए हैं यहाँ पे टू वांट, तो टू लग गया, वांट क्या है? एक वर्ब है, तो इसी को बोलते हैं नॉन फिनिट। इसको क्या बोलते हैं? नॉन फिनिट। ओके, इन्फिनेटिव एक वर्ड है, इन्फिनेटिव के अंदर आपका नॉन फिनिट आता है, आपका पार्टिसिपल आता है और आपका जिरेंड आता है। उसमें तीन चीज़ आते हैं। तो ये आपका ये क्या हो गया? नॉन फिनिटिव। इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं। इसको याद रखिएगा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बोलते हैं इसी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू।
नेक्स्ट, आगे कह रहा है टू एयर इज ह्यूमन, ये एक सेंटेंस है। आगे क्या कह रहा है, टू एयर इज हेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पे जो टू एयर है ये एक इन्फिनिटिव है, इट इज़, ये है क्या। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, ह्यूमन क्या है, ऑब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, टू एयर यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट ही आता है। तो यहाँ पे टू एयर किसकी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछेंगे तो क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे नॉन इन्फिनिट वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब से पहले ये आया, तो ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये एक वर्ब का सब्जेक्ट है, किसका, इज का ये सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, आई लव टू डांस। यहाँ पे क्या कह रहा है, आई लव टू डांस। टू डांस इज हेयर इन्फिनिटी। यहाँ पे टू डांस क्या है, अभी हमने बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या होता है, इन्फिनेटिव। ये एक इन्फिनेटिव है, यहाँ पे बता रहा है, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस में ये क्या है, इन्फिनेटिव, अरे सॉरी, सेंटेंस में टू डांस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट, लव क्या है, मेन वर्ब है आपका, और टू डांस यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, टू डांस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तब यहाँ पे टू डांस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, किसका, लव का। तो यहाँ पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऊपर वाले में सब्जेक्ट बना था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है पहचानना, कब कहाँ वो सब्जेक्ट बन जाता है, कब कहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है, कब वर्ब बन जाता है, कब नॉन पार्टिसिपल बन जाता है। आगे देखते हैं, हिज कस्टम इज़ टू राइड डेली। यहाँ पे टू राइड इज़ हेयर इन्फिनेटिव, इट इज़। अब टू राइड इस सेंटेंस में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है कि इस सेंटेंस में टू राइड इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला है आपका ये, हिज कस्टम क्या है, एक नाउन है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कुछ आता है आपका, या तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो है क्या है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें आती हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट में चली जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे टू राइड किसका काम किया है, कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट, सी इज़ अबाउट टू लीव। तो यहाँ पे टू लीव की पूछ रहा है कि टू लीव के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टू लीव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आया है ये। जब प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का कोई भी वर्ड रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बना है। तो यहाँ पे टू लीव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई हैव नो चॉइस बट टू क्विट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टू क्विट इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपकी, पहला हो जाएगा, क्योंकि बट क्या है, बट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद टू क्विट आया है तो वो आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी वर्ड वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। जब एक इन्फिनेटिव एक वर्ब को क्वालिफाई करती है, आगे क्या कह रहा है, आई ईट टू लिव, ये तो इसी को हो गया। आगे क्या कह रहा है, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, इट इज़ कॉल्ड। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक इन्फिनेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे आई ईट टू लिव, यहाँ पे टू लिव क्या हो गया, एक इन्फिनेटिव हो गया। आगे क्या कह रहा है, एन एडजेक्टिव, ये क्या करता है, बनानास आर गुड टू ईट, यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, तो करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा, द जेरेंडियल
और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे जिरेंड है, टू लीव ये आपका जिरेंड है, और गुड यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, द जिरेंडियल इन्फिनेटिव डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जो जिरेंडियल इन्फिनेटिव है वो एक एडवर्ब का काम करता है। व्हेन इट इज़ यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, जब ये एक क्वालिफाई को मतलब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, और टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सिंपली इस सेंटेंस का कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि एडवर्ब हमारा जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, व्हेन इट इज़ यूज्ड अ क्वालिफाई नाउन, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, इट डज द वर्क ऑफ, कौन करता है। हम जानते हैं कि एडवर्ब किसको मतलब एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन नाउन की विशेषता कौन बताता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट, द इन्फिनेटिव इज अ काइंड ऑफ नाउन एंड सर्टेन फीचर्स ऑफ द verb, especially that of taking an object when the verb is transitive and adverbial qualifies. The infinitive is, यहाँ पे कह रहा है कि जो इन्फिनेटिव है वो क्या क्या बनता है। तो इन्फिनेटिव आपका नाउन भी बन सकता है, क्या क्या बनता है आपका, इन्फिनेटिव आपका वर्ब भी बनता है और नाउन भी बनता है। इन्फिनेटिव जैसे आपका जो इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब का भी काम करती है और वो कहीं कहीं नाउन भी बन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब एंड नाउन। नेक्स्ट, वर्ब्स लाइक बिड, लेट, मेक, सी, हेयर आर यूज्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वर्ड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वर्ब्स हैं, वर्ब, ये सारे वर्ब हैं, कौन कौन से, बिड, लेट, मेक, सी, हेयर आर यूज्ड किसके साथ होते हैं, विद टू, विदाउट टू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विदाउट टू। ये सारे यूज तो होते हैं विदाउट टू। जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा हो आपको, जैसे किसी सेंटेंस में अगर बिड आ जाए, किसी सेंटेंस में अगर बिड आ जाता है, लेट आ जाता है, मेक आ जाता है, शी आ जाता है, हियर आ जाता है, इसके साथ एक और जोड़ लीजिए, देन आ जाता है। ये सारे वर्ड अगर एज ए वर्ब बन के, ये सारे वर्ब हैं और एज ए वर्ब आ रहे हैं, ये सारे वर्ब बन के आ रहे हैं, हालांकि ये वर्ब बन के ही आते हैं, तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब रहेगा वो बिना टू का रहेगा। ये पूछ रहा है, बेयर इन्फिनिटिव में रहेगा। बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू का रहेगा, विदाउट टू का रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे एक सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया लेट हिम टू सिट हेयर। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, लेट हिम टू सिट हेयर। क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे लेट आया है, तो लेट एक वर्ब है, लेट मीन्स होता है देना। क्या ये सेंटेंस सही है, उसे बैठने दो, क्या ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है? ऐसे ही आपका पूछ लिया जाएगा करेक्ट इनकरेक्ट में, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको यही वर्ब आपको याद करना है, रट्टा मार लेना है कि बिड, लेट, मेक, सी, हेयर, देन, ये सारे वर्ब अगर आते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आता है, देखो यहाँ पे एक वर्ब और आया है, टू सिट करके आया है, तो यही चीज़ कह रहा है कि जब भी ये सारे वर्ब आते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो बिना टू के आएगा। तो यहाँ पे हमको टू नहीं लाना है, लेट हिम सिट हेयर इस तरह लिखना है बिना टू का, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू आता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लें, आई मेड हिम टू लाफ, मैंने उसे हंसाया। ओके, अब यहाँ पे मेक था ना, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई मेड, उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पास्ट में मेक का सेकंड फॉर्म मेड ही हो जाता है। तो यहाँ पे मेक आया कि नहीं आया, वर्ब में मेक आया और यहाँ पे एक वर्ब और आया है, लेकिन टू लाफ करके आया। क्या ये सही है? तो जब भी कभी आपका बिड आ जाए, लेट आ जाए, मेक आ जाए, शी आ जाए, हेयर आ जाए, देन आ जाए, ये सारे वर्ब अगर आ रहे हैं तो इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब कोई भी वर्ब आता है वो विदाउट
टू आता है, तो यहाँ पे टू को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, आई मेड हिम लाफ, ओनली लिखेंगे आई मेड हिम लाफ। तो अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। ओके, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लीजिएगा, अगर आपको ये सारे वर्ब याद रहेंगे तो आप इजीली इसको आंसर दे लेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतने छोटे से स्क्रीन पे कैसे समझाएं आप, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा था, यहाँ पे जो वर्ब्स हैं ये सारे, इनके बाद जो वर्ब आता है ये कैसे यूज होते हैं, इनके बाद जो वर्ब आता है वो विदाउट टू आता है। नेक्स्ट, विच वर्ब फ्रॉम शोज टेंस पर्सन एंड नंबर, कौन सा वर्ब टेंस पर्सन और नंबर शो करता है, ये चीज़ कह रहा है कि कौन सा वर्ब टेंस पर्सन और नंबर शो करता है, तो आपका फिनिट वर्ब ही करता है। एक मिनट, तो आपका ये फिनिट वर्ब क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चों को फिनिट वर्ब पता नहीं, पता होगा कि नहीं, आई होप कि सबको पता हो। फिनिट वर्ब क्या होता है, फिनिट वर्ब यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब को ही फिनिट वर्ब होता है। अब मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जैसे हमने लिख दिया एक सेंटेंस, एक मिनट, जैसे हमने सेंटेंस एक लिखा, मेन वर्ब क्या होता है, पहले हम मेन वर्ब पकड़ेंगे उसके बाद फिनिट वर्ब। जैसे हमने लिख दिया ही गोज टू टेम्पल, ओके, तो यहाँ पे आपका वर्ब कहाँ है, गो, यही है ना वर्ब, इसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब, और यही हमारा फिनिट वर्ब भी है। मेन वर्ब को ही क्या कहते हैं, फिनिट वर्ब कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी, या तो हम मेन वर्ब ना बोल के फिनिट वर्ब बोल दें, इसी को बोलते हैं फिनिट वर्ब। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो फिनिट वर्ब है, यही वर्ब जो मेन वर्ब है, ये क्या कह रहा है, सेंटेंस भी वही कह रहा है कि कौन सा वर्ब टेंस को दिखाता है, पर्सन को, नंबर को, तो फिनिट वर्ब ही दिखाता है ना, क्योंकि फिनिट वर्ब से ही यानी कि मेन वर्ब से ही हमारे टेंस चेंज होते रहते हैं, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग हमारा मेन वर्ब चेंज होता रहता है। कहीं अगर प्रेजेंट में है तो हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारे मेन वर्ब में एस लग जाता है, सिंगुलर है। और वही चीज़ हमारा जब मेन वर्ब पास्ट में पहुंच जाता है, जैसे ही गोज, अब यहाँ पे ही को मतलब जैसे वह गया, ही गोज तो मतलब वह जाता है, तो हमने लिख दिया ही गोज, उसके बाद हमने बोल दिया इसको पास्ट में चेंज कर दो, वह गया। अब इसको क्या लिखेंगे, तुरंत मेन वर्ब को क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, ही वेंट रख देंगे वहाँ पे तुरंत। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि फिनिट वर्ब क्या होता है, ये शो करता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई गो, सी गोज, वी वेंट, वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर, यहाँ पे जो आई गो है, देखो यहाँ पे वही सेम आ गया, आई गो, सी गोज, वेंट, ये तीनों जो वर्ब हैं आपके, ये क्या है, सेंटेंस में जो तीनों वर्ब हैं ये क्या, फिनिट कि इनफिनिट कि पार्टिसिपल या जिरंड, तो क्या है यहाँ पे, अभी हमने समझाया, फिनिट है। फिनिट वर्ब को ही क्या कहते हैं, मेन वर्ब। यही आप देख लो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आता है, जो सेंटेंस में रहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है जो वर्ब, उसी को बोलते हैं मेन वर्ब, उसी को कहते हैं फिनिट वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वर्ब फ्रॉम डज नॉट शो टेंस पर्सन और नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वर्ब टेंस पर्सन और नंबर को शो नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, इसी को बोलते हैं नॉन फिनिट। ये किसी टेंस, अगर ये टेंस में रहेंगे ना आपके, जैसे टेंस किसी भी टेंस में चले जाएंगे, चाहे ये प्रेजेंट में हो तो वो ऐसे ही रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, पास्ट में चले जाएंगे तब भी आपका ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फ्यूचर में चले जाएंगे, इनका मतलब ये चेंज नहीं होते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चेंज नहीं होते। लेकिन आपका फिनिट वर्ब जो मेन वर्ब है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ये चेंज होता रहता है। प्रेजेंट में है तो एस लग गया, सिंगुलर है, पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, परफेक्ट में पहुंच गया तो थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो ये आपका फिनिट वर्ब चेंज होता रहता है। लेकिन नॉन फिनिट वर्ब ये चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ वर्ब कैन नॉट सर्व एज द मेन वर्ब इन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वही सेम चीज़ अभी जो हमने पढ़ लिया वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा वर्ब का प्रकार है जो मेन वर्ब मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में मेन वर्ब का काम नहीं करता है। अभी पता चला जो मेन वर्ब का काम कौन नहीं करता है, फिनिट वर्ब तो करता ही है, तो कौन नहीं करता है, तो नॉन फिनिट वर्ब नहीं करता है। यही चीज़ है ना कि ये सेंटेंस में तो रहते हैं लेकिन इनका प्रभाव टेंस पे नहीं पड़ता है, ये जिस भी टेंस में जाएंगे सेम टू सेम रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, अ नॉन फिनिट वर्ब, ये नॉन फिनिट वर्ब क्या होते हैं,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट सर्व एज द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। नॉन इन्फिनिटिव वर्ब कभी भी सेंटेंस में एज ए एक्शन काम नहीं करते हैं। वही चीज़ जैसे हमने कह दिया ही गोज टू टेम्पल। अब गो क्या है, गोज क्या है आपका, गो क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, फिनिट वर्ब है, ये काम कर रहा है, एक्शन बता रहा है। लेकिन जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कोई भी सेंटेंस का एक्शन नहीं बताते हैं। आगे अ नॉन फिनिट वर्ब, एक मिनट ऊपर भी यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉन फिनिट वर्ब, एक नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है। डज नॉट हैव अ टेंस, एक नॉन फिनिट वर्ब कभी भी टेंस में नहीं होता, वो टेंस, उसका टेंस नहीं बनता नॉन फिनिट वर्ब से। ओके, जैसे वो अपने पिता को देखने मुंबई गया, अब वो अपने पिता को देखने मुंबई, ही वेंट टू मुंबई टू सी हिज फादर, टू सी आ गया ना, तो वो नॉन फिनिट वर्ब हो गया, टू सी, उसी को बोलते हैं नॉन फिनिट वर्ब। ओके, नेक्स्ट द सेंटेंस मे बी प्रेजेंट, पास्ट, अ फ्यूचर टेंस बट द नॉन फिनिट वर्ब्स रिमेन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इस टेंस में जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं वो क्या बदलते हैं कि वैसे ही रहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि नॉन फिनिट वर्ब चाहे कोई भी टेंस में हो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, उसकी ना सेकंड फॉर्म लगती है, ना ही आईएनजी फॉर्म लगती है, ना थर्ड फॉर्म लगती है, वो ऐसे न्यूट्रल रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल। नेक्स्ट जीरेंट्स पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव आर द टाइप ऑफ, जो जीरेंट्स होते हैं आपके, जो पार्टिसिपल, जीरेंट क्या होते हैं, वर्ब में आईएनजी जीरेंट बोलते हैं, जब वो एज ए सब्जेक्ट काम कर देता है वो जीरेंट हो जाता है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये भी वर्ब में आईएनजी होते हैं, किसी नाउन से पहले आ गए हैं तो पार्टिसिपल हो गया। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारे किसके टाइप हैं, तो किसके टाइप हैं, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, नॉन फिनिट वर्ब के टाइप हैं। ये सारे वर्ब बनते हैं, जीरेंट भी, पार्टिसिपल भी और इन्फिनेटिव भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which non-finite form of a verb is used in a sentence to modify a noun, noun phrase, verb phrase। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब मतलब वर्ब का कौन सा नॉन फिनिट फॉर्म जो यूज़ होता है किसमें, सेंटेंस में, और मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को करता है, नाउन फ्रेज को करता है, वर्ब को करता है या वर्ब फ्रेज को करता है। इट आल्सो प्लेज अ रोल, ये हमेशा एक प्ले रोल करता है, एक रोल प्ले करता है विच इज़ सिमिलर टू एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब से सिमिलर होता है। तो ऐसे नॉन फिनिट वर्ब को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पार्टिसिपल। अभी हमने पढ़ा पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है आपका पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे अभी समझा दे रहे कि पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया बर्निंग ट्रेन, ट्रेन क्या है, नाउन है। नाउन से पहले आपका ये देखो वर्ब में आईएनजी आ गया ना, नाउन से पहले आपका आ गया, तो यही आपका बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन। तो यही बर्निंग, ये आपका कौन सी, अगर पूछ ले यहाँ पे कौन सा, मतलब कौन सी ये क्या, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बर्निंग की, तो तुरंत बताइएगा ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी है, पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट या पास्ट, तो आईएनजी लगा रहेगा तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो प्रेजेंट की चीज़ों को शो करता हो। जलती हुई ट्रेन मतलब जल रही है ट्रेन, जो आपकी ट्रेन है वो जल रही है, अभी जली हुई नहीं है, जल रही है मतलब काम हो रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, और ये नाउन से पहले आता है, और ये बर्निंग ट्रेन, तो ये आपका हो गया। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया फ्राइड फिश, हमने लिख दिया फ्राइड फिश, तली हुई मछली। फिश क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आपका फ्राइड वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। फ्राइड फिश मतलब तली हुई मछली, मतलब तल के रखी हुई है, पास्ट में हो चुकी है वो चीज़ें, समझ में आ रहा ना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आती है तो वो आपका एडजेक्टिव तो होता है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो यहाँ पे वही पूछ रहा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
पार्टिसिपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स लाइक सिंगिंग एंड राइटिंग आर द एग्जाम्पल्स। आप यहाँ पे वही चीज़ पूछ लिया कि जो आपका सिंगिंग है और राइटिंग है ये किसका एग्जाम्पल है, पास्ट है, प्रेजेंट है, इन्फिनिटिव है। तो अब तो आप लोग बता ले जाएंगे क्या है ये, तो प्रेजेंट है। देखिए वर्ब में आईएनजी आया है, सिंग में आईएनजी लग गया, सिंगिंग हो गया, राइट में आईएनजी लग गया, राइटिंग हो गया। तो ये दोनों ऐसे ही पूछ लेगा, ये दोनों है क्या आपके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, इतना याद रखिएगा। आगे कह रहा है फॉर्म्स लाइक रिटन एंड ब्रोकन। देखो यहाँ पे आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का रिटन हो गया यहाँ पे, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ब्रोकन हो गया। तो दोनों थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द टू सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस है, क्या कह रहा है, पहला अ फिनिट वर्ब इज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब जो फिनिट वर्ब होता है, अभी हमने पढ़ा कि फिनिट वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब। यहाँ पे बताया भी है कि अ फिनिट वर्ब इज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ पे कह रहा है कि जो फिनिट वर्ब है वो सेंटेंस में मेन वर्ब है। सही है कि गलत, सही है, क्योंकि सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसी को कहते हैं फिनिट वर्ब, और उसी को कहते हैं फिनिट वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अ नॉन फिनिट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन सेंटेंस। कि एक नॉन फिनिट वर्ब कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। नॉन फिनिट वर्ब को हम कभी मेन वर्ब नहीं मानते हैं। ये भी सही है, दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, जिरंड किसे कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। जिरंड्स, जिरंड्स आपके क्या है, राइटिंग, सिंगिंग। इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू राइट, टू सिंग। और पार्टिसिपल क्या है, राइटिंग, रिटन, सिंगिंग, संग आर द टाइप ऑफ। ये सारे टाइप किसके हैं, अभी देखो यहाँ पे बता दिया। जिरंड क्या है, किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो ये जिरंड है। यही जिरंड आपका सब्जेक्ट भी बन जाता है, वर्ब भी बन जाता है। इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पार्टिसिपल भी देखिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग गया तो पार्टिसिपल हो गया, रिटन पास्ट पार्टिसिपल हो गया सॉरी। तो यहाँ पे कह रहा है ये सारे किसके टाइप हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ये सारे नॉन फिनिट वर्ब्स हैं। नेक्स्ट, हियरिंग द नॉइज, I ran away, I have a broken chair. These two sentences are the example. ये दोनों सेंटेंस किसके, ये दोनों सेंटेंस है ये किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखो, नो शोर सुनते हुए मैं भागा, शोर सुनते हुए मैं भागा, हियरिंग, यहाँ पे हियरिंग आ रहा है, यानी कि वर्ब में आईएनजी आ रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे कह रहा है आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई चेयर है। टूटी हुई चेयर है जो टूट चुकी है, तो ये आपका ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, नाउन से पहले आ गया, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। दोनों है क्या, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला क्या कह रहा है, अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, सही है। एक पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव भी होता है, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है लाइक अ वर्ब इट मे गवर्न अ नाउन अ प्रोनाउन। बिल्कुल, ये क्या करता है, लाइक एक वर्ब की तरह ये नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, हियरिंग द नॉइज द बॉय। तीसरा क्या कह रहा है, लाइक अ वर्ब इट मे बी मॉडिफाई बाय एन एडवर्ब, ये वर्ब की तरह एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। आगे देख लेते हैं। लाइक एन एडजेक्टिव इट मे क्वालिफाई एन नाउन अ प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव की तरह एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। पांचवा क्या कह रहा है, लाइक एन एडजेक्टिव इट मे बी कंपेयर्ड, एडजेक्टिव की तरह ये कंपेयर भी करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल आर करेक्ट। ये चारों ही, पांचों ही आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पांचों ही सही है। आगे बढ़ते हैं हम। रीडिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग इज़ माई हॉबी। हेयर रीडिंग इज़ यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यहाँ पे जो रीडिंग है ये एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ये एक नाउन है, हेंस इट इज़ अ वर्ब नाउन, ये एक वर्ब नाउन है। इट इज़ कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग है, देखिए यहाँ पे रीडिंग, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है आपका, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है। तो रीडिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये रीडिंग, रीडिंग जब आपके ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो क्या बन गया, जिरंड। यही जिरंड अगर बन जाए वर्ब की जगह पे आ जाता तो वर्ब बन जाता है, और यही जिरंड जब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है
मतलब यही जिरंड जब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है तो जिरंड हो जाता है। तो यहाँ पे वही जिरंड वर्ब की आईएनजी ही एक सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसे क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनेटिव, सॉरी जिरंड। ये एक जिरंड है। ओके, हमारा ये एक जिरंड है। यहाँ पे रीडिंग क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो सब्जेक्ट, लेकिन एक जिरंड है, तो जिरंड आपका सब्जेक्ट भी बनता है, वर्ब भी बनता है। नेक्स्ट, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी इंग एंड हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड वर्ब इट इज़। मतलब ये एक वर्ब की फॉर्म होती है जिसका एंड किस पे होता? आईएनजी पे होता है, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जिरंड। जिरंड एक वर्ब की फॉर्म होता है, जैसे राइट, राइट में हम क्या कर दिए? आईएनजी जोड़ दिए, वो क्या हो जाएगा? वो कोई नाउन या वर्ब बनता है, जिरंड ही होता है, जो एक नाउन या वर्ब बनता है और इसके वर्ब में क्या होता है? आईएनजी लगी रहती है, इसके एंड में, सॉरी इसके वर्ड के एंड में क्या लगा रहता है? आईएनजी। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग। पहला क्या कह रहा है? द जिरंड हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, इट इज़ अ वर्बल। बिल्कुल सही है, जो जिरंड है वो एक नाउन या वर्ब का काम करता है, तो ये क्या कहलाता है? एक वर्बल नाउन। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज़ द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव अ वर्ब, इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका है ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और एक वर्ब का भी काम करता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे पूछ रहा है, तो सही है, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट, आगे कह रहा है सीइंग इज बिलीविंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है? सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये एक सीइंग क्या है? एक जिरंड है, और जिरंड को ही क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सीइंग अ लायन आई रैन अवे इज द एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये? सीइंग मतलब शेर को देखते ही मैं भागा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? दोनों काम साथों साथ होते हैं। अब उसने शेर को देखा और वो तुरंत भागा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होते हैं? एक काम हो जाता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट की चीज़ों को बता देता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि फ्राइड फिश मतलब तली हुई मछली, यानी कि पहले से तली जा चुकी है वो मछली, तो वो चीज़ शो करता है पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है? दो काम एक साथ करता है। जैसे मैंने चलती हुई गाड़ी में मैं चढ़ गया, चलती हुई गाड़ी में मैं चढ़ गया, हम बोलते हैं ना चलती हुई गाड़ी में, यानी कि गाड़ी चल भी रही है और मैं चढ़ने का काम भी दोनों एक ही साथ हो रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एक काम आपका फिनिश हो गया, दूसरा काम मैं करने जा रहा हूँ। जैसे नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, नाश्ता कर लिया उसके बाद स्कूल गया, मतलब एक काम को मैंने फिनिश कर लिया, दूसरा काम फिनिश होने के जस्ट तुरंत बाद मैंने दूसरा काम किया, उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सीइंग अ लायन आई रैन अवे। शेर को देखा, शेर को देखते ही मैं भागा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीइंग भी लगा हुआ है तो पार्टिसिपल हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि जिरंड है, जिरंड नहीं है। यहाँ पे दो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है? दो वहाँ पे सेंटेंस आपके रहते हैं। शेर को देखते हुए दो सेंटेंस दोनों कंटिन्यूअस में रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट, माई फादर बॉट अ बुक फॉर मी चेंज इंटू पैसिव वॉइस। मेरे पिता ने मेरे लिए किताब खरीदी। इसको किस में करना है? पैसिव वॉइस में करना है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पे देखिए बॉट क्या है? बाई का सेकेंड फॉर्म क्या है? बॉट, यानी कि बॉट किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? वॉज या वर हो गया। ओके, अब हमको क्या करना? यहाँ पे आ बुक भी है, मी भी है, दो ऑब्जेक्ट है, तो मी को तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बुक को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो आप बुक को हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या रखेंगे? वॉज या वर। अब बुक के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वॉज लगा दिया। फिर बाई की सेकंड, बाई के मतलब जो बॉट है उसका थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे? हम बॉट ही लगाएंगे, क्योंकि बॉट आपका सेकंड और थर्ड दोनों रहता है, बॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या कर देंगे? फॉर मी को रख देंगे, उसके बाद बाई माई फादर कर देंगे। देखते हैं किसमें है वॉज। यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है, विल भी कहाँ इसमें आता है? तो आपका डी सही हो जाएगा। अ बुक वॉज बॉट फॉर मी बाय माई फादर। ओके, यहाँ पे इसलिए नहीं सही हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन दिया था, सो इसलिए नहीं सही हुआ। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है, डी ही करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
द डैश ऑफ अ वर्ब shows the various forms it assume either by the inflection or by combination the with parts of other verbs to mark voice, mood, tense, number and person, and to those must be added its infinitives and participles. fill in the blank. यहाँ पे हमको fill करना है. तो मूड तो होगा नहीं, केस भी होगा, टेंस भी नहीं होगा, तो कंजुगेशन होगा. क्या होगा यहाँ पे? कंजुगेशन. ओके, कंजुगेशन मीन्स क्या होता है? संयोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज मीनिंग ऑफ अ वर्ब. मतलब एक वर्ड जो मॉडिफाई करता हो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को, तो उसे क्या कहते हैं? अभी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं. एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है. एडजेक्टिव को करता है. एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब. नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही कम्स डेली. दूसरा कह रहा है वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स. तीसरा कह रहा है आई हैव हर्ड दिस बिफोर. चौथा कह रहा है ही वंस मेट मी इन दिल्ली, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? डेली जो आपका डेली हो गया, नेवर हो गया, बिफोर हो गया और सिंस. यहाँ पे डेली है, यहाँ पे नेवर है, यहाँ पे आपका क्या है? बिफोर है, और यहाँ पे क्या है आपका? सिंस. इन सब की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया है. ये सब है क्या? एक मिनट. ये सब है क्या? डेली, नेवर, बिफोर जो सेंटेंस में आपके आए हैं, तो ये सब क्या हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सारे क्या हैं. तो डेली, एक मिनट इसको अच्छे से समझते हैं. एडवर्ब से क्वेश्चन आ गया है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, ही कम्स डेली, वह रोज आता है. यहाँ पे अगर हम बोलें, जब आपका व्हेन से जवाब मिल जाए ना, व्हेन से, तो वो हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. जैसे हमने बोल दिया वह आता है, तो हमने पूछा तुरंत कब आता है? तुरंत आपका आ गया व्हेन. डेली आता है. वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, कभी नहीं, ये भी पूछ रहा है. आगे कह रहा है आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसके पहले इसको सुना है. आगे कह रहा है ही वंस मेट मी दिल्ली, आई हैव नॉट सीन हिम, कब से नहीं देखा है. ये सारे कहीं ना कहीं टाइम शो कर रहे हैं. सारे भी आप यहाँ पे डेली, नेवर, बिफोर, सिंस, ये सारे जितने भी हैं आपके एडवर्ब, ये सारे एडवर्ब हैं. और ये आपके कौन से एडवर्ब हैं ये पूछ रहा है. तो कहीं ना कहीं ये टाइम शो कर रहा है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये सारे. क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा. कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे भी वही सेम पूछ रहा है. पहला क्या कह रहा है? ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट. यहाँ पे ऑलवेज हो गया. दूसरा कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम वंस, यहाँ पे वंस हो गया. तीसरा कह रहा है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस हो गया. चौथा कह रहा है ही कॉल्ड मी अगेन. अब यहाँ पे कह रहा है ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, अगेन. ये सारे हैं क्या? ये सारे एडवर्ब तो हैं, लेकिन कौन से एडवर्ब हैं? मैनर की, फ्रीक्वेंसी की, टाइम. तो यहाँ पे ऑलवेज वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है. दूसरा कह रहा क्या कह रहा है? मैंने उसे सिर्फ एक बार ही नहीं देखा है. तीसरा कह रहा है आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें 2 बार बताया है. मतलब कहीं ना कहीं बारंबारता शो हो रही है. यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, बारंबारता शो हो रही है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी. क्या हो जाएगा? बी. जब बार बार कोई चीज़ें होने लगे, देखो यहाँ पे बारंबारता शो हो रहा है, बार बार अगेन भी हो रहा है दोबारा, यानी कि बार बार, बारंबारता मतलब बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. कंसिडर वेयर, व्हेन एंड वाई इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर आपका और व्हेन आपका और वाई ये क्या है. ये सारे एडवर्ब तो हैं, लेकिन कौन सा एडवर्ब है? क्या कह रहा है? पहला वेयर इज सीता, सीता कहाँ है. तो ये किसको शो कर रहा है? सीता कहाँ है, प्लेस को शो कर रही है, ये जगह को, कि सीता कहाँ है, किस जगह पर है सीता. दूसरा क्या कह रहा है? व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, ये टाइम को शो कर रहा है. इसमें पूछ रहा ना, टाइम सेंस निकल रहा ना टाइम का, तो ये तुम कब आए, व्हेन से जवाब मिल, व्हेन का सवाल उठ गया कि नहीं, व्हेन से. जब भी आपका व्हेन से उठ जाए सवाल ना, WHEN, तो यानी कि व्हेन का जवाब, जब व्हेन का जवाब आपको मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है. तीसरा कह रहा है वाई आर यू लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, तुम इतने देर से क्यों हो.
तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे अब इसको अपना बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा, तो ये रीज़न शो कर रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ही हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस है पहला जो वेयर है, वेयर क्या करता है? प्लेस शो करता है। व्हेन क्या करता है? टाइम शो करता है। वाई क्या करता है? रीजन शो करता है। इतना जरूर जान के रखिएगा। वेयर आपका प्लेस शो करता है, व्हेन टाइम, और वाई रीजन। तो एडवर्ब प्लेस है पहला, दूसरा टाइम है, तीसरा रीजन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे भी कंसिडर कर रहा है। पहला क्या है? हाउ डिड यू कंट्राइव इट। कंट्राइव मीन्स क्या होता है? आविष्कार करना, ईजाद करना कोई चीज़। दूसरा क्या कह रहा है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास। तीसरा क्या कह रहा है? हाउ हाई इज राजा बाई टावर। यहाँ पे क्या कह रहा है? चूज द राइट ऑफ द ऑप्शन कंसिडरिंग द यूज ऑफ हाउ। हाउ क्या है यहाँ पे? कौन सा एडवर्ब है यहाँ पे? पहला देख लेते हैं। हाउ डिड यू कंट्राइव इट। तुमने इसका ईजाद कैसे किया, तुमने इसका आविष्कार कैसे किया। कंट्राइव मीन्स क्या होता है? आविष्कार करना। तो यहाँ पे कैसे पूछ रहा है ना, कि तुमने कैसे किया इस चीज़ को, कहीं ना कहीं मैनर शो हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, यानी तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं, नंबर शो कर रहा है, कितने लड़के गिनती शो कर रहा है। फिर आगे क्या, तीसरा क्या कह रहा है? हाउ हाई इज राजा बाई टावर। अब राजा भाई जो टावर है वो कितना ऊंचा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? डिग्री शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ जो शो करता है ना, ये तीन चीज़ें शो करता है, आपको ध्यान रखना है। वो तो आपके सेंटेंस के सेंस पे रहेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर और डिग्री। ओके, ये सारे एडवर्ब से क्वेश्चन आ गए इधर। आगे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ सिंपल एडवर्ब मेयरली मॉडिफाइज सम वर्ड। मतलब एक सिंपल एडवर्ब केवल किसको मॉडिफाई करता है? कुछ वर्ड को। ओके, आगे पढ़ते हैं। एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होता है नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड। मतलब जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है वो सिर्फ कुछ वर्ड को ही नहीं मॉडिफाई करता, बट आल्सो इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चंस, बल्कि वो एक क्वेश्चन का इंट्रोड्यूस भी करता है जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। ओके, तीसरा क्या कह रहा है? अ रिलेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड्स। मतलब जो रिलेटिव वर्ड है वो सिर्फ कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि बट आल्सो रेफर्स बैक टू सम एंटेसिडेंट, बल्कि वो कुछ एंटेसिडेंट को भी रेफर करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द टू सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस है। आई रैन फास्ट, आई एम हर फास्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जो फास्ट यहाँ पे, ये जो फास्ट है, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। आगे पूछ लिया है कि ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ फास्ट इन दिस सेंटेंस आर। यहाँ पे पूछ रहा है कि फास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखते हैं रैन क्या है। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। रैन क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। जैसे कहा मैंने दौड़ा। कैसा दौड़ा? तेज़ दौड़ा। तुरंत मिल गया जवाब ना। कैसा दौड़ा? तेज़ दौड़ा। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, यानी कि हमारा पहला वाला जो फास्ट है वो एडवर्ब है। दूसरा क्या कह रहा है? एक मिनट, जो पहला वाला है ये आपका एडवर्ब हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? आई एम हर फास्ट फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले आपका फास्ट आया है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? एडजेक्टिव है पहला। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोर हो गए होंगे। नेक्स्ट है द सूनर द बेटर। इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में जो द है इज़ नॉट अ डिफिनिट आर्टिकल। ये एक डिफिनिट आर्टिकल नहीं है, बट एन ओल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये एक ओल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज के रूप में आया है। तो वो क्या है? ये जो द है, यहाँ पे द की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, क्या है? ये आर्टिकल नहीं है। एक डिफिनिट आर्टिकल की बात मत करो कि ये एक देखो यहाँ पे दा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि दा क्या है। दा को हम तुरंत बोल देंगे कि ये तो आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे है क्या? ये दा, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक एडवर्ब है। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन ना कहीं एग्जाम में आ जाए एज इट इज़, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। हम तुरंत जल्दी से किस पे लगा के चले आए? आर्टिकल पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पहला क्या है? विल द न्यू रूल्स अफेक्ट मी, पहला कह रहा है। दूसरा है द मैग्नेटिक इफेक्ट वॉज ग्रेटर व्हेन द रॉड
was lengthwise. What are the grammatical categories of affect एंड इफेक्ट अबव सेंटेंस? यहाँ पे कह रहा है जो सेंटेंस में आपका अफेक्ट है और इफेक्ट है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या है सेंटेंस में? तो स्टूडेंट्स अफेक्ट जो होता है ई से अगर स्टार्ट हो गया ना, AFFECT, तो ये आपका वर्ब बन जाता है, ये आपका वर्ब है अफेक्ट। और ई से जो स्टार्ट होता है ना, EFFECT, ये आपका नाउन हो जाता है। तो सिंपली इसको ऐसे ही याद कर लो, अफेक्ट अगर हो तो वो वर्ब है, इफेक्ट दोनों को अलग अलग बोला भी जाता है, इफेक्ट है तो वो नाउन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, वर्ब और नाउन। एक मिनट, यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, वर्ब एंड नाउन। ओके, नेक्स्ट। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बोर मत होइएगा। आगे कंसिडर दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या कह रहा है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, दूसरा क्या कह रहा है? आई हैव स्लेप्ट सिंस स्टरडे। तीसरा क्या कह रहा है? सिंस देयर इज़ नो वर्क फॉर मी आई कैन गो होम। यहाँ पे हमको सिंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि सिंस जो तीनों सेंटेंस में यूज हुआ है, सिंस इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देख लेते हैं, पहले हम सेंटेंस पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आंसर पे आते हैं। पहला क्या कह रहा है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। ये सिंस क्या है? ये आपका सीन है, सीन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये आपका एडवर्ब हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? आई हैव स्लेप्ट सिंस स्टरडे, मैंने उसे कल से सोते हुए देखा। यहाँ पे मैं आई हैव स्लेप्ट, मैं कल से सो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं निश्चित टाइम को शो कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये सिंस क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं आपका सिंस क्या हो गया? प्रीपोजिशन का काम करता है, जो निश्चित समय से पहले आता है। जैसे सिंस फॉर आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो आपका सिंस फॉर क्या होता है? प्रीपोजिशन ही है वो। आगे क्या कह रहा है? तीसरा, सिंस देयर इज़ नो वर्क। यहाँ पे दो सेंटेंस को क्या किया है? दो सेंटेंस को ही यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो सिंस देयर इज़ नो वर्क, चूँकि उसके पास सिंस देयर इज़ नो वर्क, कोई काम नहीं है, क्योंकि चूँकि मेरे लिए कोई काम नहीं है, आई कैन गो होम, मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये सिंस क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ओके, करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द यूज ऑफ ऑल इन दीज सेंटेंसेज एंड ट्रेस आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज। यहाँ पे कह रहा है कि जो इस सेंटेंस में ऑल है ना, ऑल की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको बतानी है। पहला कह रहा है ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल यहाँ पे आ गया। दूसरा कह रहा है आई वॉज ऑल अलोन, अलोन आ गया। तीसरा कह रहा है ऑल वर इन माई फेवर। चौथा कह रहा है आई हैव लॉस्ट माई ऑल इन एक्सीडेंट। तो इस जितने भी सेंटेंस में ऑल यूज हुए हैं, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो देख लेते हैं पहले इसको, पहले पूरा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला कह रहा है ऑल में, मेन क्या है? एक नाउन है, नाउन से पहले आया है, तो यहाँ पे ऑल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो ऑल है ये आपका एडजेक्टिव है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। दूसरा क्या करा? आई वॉज ऑल अलोन। अब यहाँ पे अलोन क्या है? सबसे पहले हमको आल जानने से पहले ना ऑल अलोन को जानना पड़ेगा। अलोन क्या है? एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आया है। अब एडवर्ब एडजेक्टिव का भी बताता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, तीसरा क्या करा? ऑल वर इन माई फेवर। तीसरा क्या कह रहा है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन, नाउन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। चौथा कह रहा है आई हैव लॉस्ट ऑल माई ऑल। तो माई आपका क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। मतलब कोई नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आता है ना, तो ऑल यहाँ पे नाउन हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला ही हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड नाउन। ओके, एक ही साथ आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। कंसीडर द यूज ऑफ बट। यहाँ पे पूछ रहा है जितने भी सेंटेंस में बट यूज हुआ है ना, जैसे इट इज़ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्स, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, आई ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, देयर इज़ वन बट लाइक्स मी। यहाँ पे जो बट है ना, बट की पार्ट्स ऑफ स्पीच बस पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे एक्सप्लेन पहले समझ लेते हैं। पहला जो है
राइट, राइट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आया है बट, तो ये बट क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, नन बट, नन भी आपकी एडजेक्टिव है, उसके बाद आया यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या हो गया है यहाँ पे बट क्या हो जाएगा, नन क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्रेपोजिशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। यहाँ पे बट एक प्रेपोजिशन भी होता है, तो यहाँ पे आपका बट क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। आगे कह रहा है आई ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे बट क्या हो जाएगा आपका, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन हो जाएगा। चौथा क्या कर रहा है, देयर इज वन बट लाइक्स मी, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे प्रोनाउन तो है लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, तो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, कंसिडर द यूज ऑफ नो इन दीज सेंटेंसेज एंड ट्रेस आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज। यहाँ पे नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, इसमें जितने भी नो है, मतलब सेंटेंस में जो जो नो है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे पूछा है। सॉरी, देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, इट इज़ नो जोक, नो। दूसरा कह रहा है ही इज़ नो मोर। तीसरा कह रहा है आई विल नॉट जोक ऑन नो। अब तीनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको देखना है, तो तीनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला जो है जोक क्या है, एक नाउन, नाउन से पहले आया तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका ही इज़ नो मोर क्या है, एक एडवर्ब है, उसके पहले आया तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, नो यहाँ पे। तीसरा क्या है, नो से पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है, और आर्टिकल किसके पहले आता है, नाउन के पहले ही आता है, तो नो क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द यूज ऑफ वन इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे वन का बताना है कि वन क्या है। यहाँ पे जो सेंटेंस में वन का यूज हुआ है ये क्या है। तो पहला देख लेते हैं, वन डे आई विल सक्सीड, वन। माई लिटिल वंस आर क्राइंग, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन। तो ये तीनों हैं क्या, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या। तो डे क्या है आपका, डे आपका नाउन है, उसके पहले आया है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद माई लिटिल वंस, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। वंस क्या है, ये प्रोनाउन बन जाएगा। वंस आपका प्रोनाउन ही होता है, वन क्या होता है, प्रोनाउन होता है। माई लिटिल वंस, माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, लिटिल भी आपका एडजेक्टिव है, तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है। उसके बाद क्या कह रहा है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। आगे क्या कह रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले आपका सब्जेक्ट आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वन यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाउन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड नाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सिंस है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहा है। कंसीडर द यूज ऑफ सिंस इन दिस सेंटेंस, ट्रेस आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज। जो सिंस है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पहला कह रहा है सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम। दूसरा कह रहा है सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। तीसरा कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। यहाँ पे भी सिंस है, यहाँ पे भी सिंस है, यहाँ पे भी सिंस है। तीनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको बतानी है। तो पहला देख लेते हैं, सिंस दैट डे, तो ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सिंस देयर इज़ नो, यहाँ पे ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो आपका ये वाला सिंस जो हो गया, दूसरा वाला ये कंजंक्शन हो गया। तीसरा कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, ये आपका एडवर्ब हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड एडवर्ब, ये हमारा पहला हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, खुश हो जाइए, ख़त्म हो गया वीडियो। यहाँ पे क्या करा है, इन द सेंटेंस एथलीट्स इज फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पे जो एथलीट्स है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट आता है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है, और सब्जेक्ट क्या बनता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो एथलीट्स आपका प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या बचा, नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 60 क्वेश्चन ही, ग्रामर के 120 क्वेश्चन हो चुके हैं।
लास्ट वीडियो में हमने 60 कराया था, इसमें भी हमने 60 ही कराया, लेकिन पता नहीं चला इतनी लेंथी वीडियो हो गई, 60 क्वेश्चन ही कराया गया है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आपने इसमें कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, आप लोग अपना फीडबैक इसमें ज़रूर दीजिएगा। ओके, और आपको कितना समझ में आया ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका अगर वो चाहिए PDF तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।